Hello students, a very good morning to all of you. Hoping that you are all fit and fine. So today we are now going to continue with the chapter of laws of motion of class 9th ICSE board. So till the previous video we have discussed about the second law of motion in an utter detail. तो अब इस चैप्टर में अब हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज अबाउट द ग्राफ्स कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे हमारे पास कुछ ग्राफ्स है जो वो बनकर आते हैं. सो इस वीडियो में पहले हम ग्राफ्स डिस्कस करेंगे. देन हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं यूजिंग सेकेंड लॉ. तो वो चीज हम इसमें करेंगे. और जो तीसरी चीज है वो है न्यूमेरिकल्स. इसके एक से एक अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल भी करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक न्यूमेरिकल्स. ऑलराइट, तो पहले बेसिक करेंगे, फिर थोड़ा सा हाई लेवल का, फिर एक और करेंगे जो कि काफी हाई लेवल का होगा. ऑलराइट, सो इस तरीके से अब हम इस चैप्टर के जो अगले पार्ट पे हैं वो पहुंच चुके हैं. ऑलराइट, सो नाउ अब हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट दी ग्राफ्स फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने क्या कुछ पढ़ा था कि जो फोर्स है वो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दिस इज फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वेयर पी इज व्हाट मोमेंटम एंड मोमेंटम इज गिवन एज मास इनटू वेलोसिटी. ऑलराइट, सो जिन्होंने ये पिछली वीडियो नहीं देखी सो इट इज रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो देखें, अदरवाइज आपको ये वाली वीडियो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी. नेक्स्ट, यहां से हमने कुछ कैलकुलेशंस करके फाइनली हम इस रिलेशनशिप पर पहुंचे थे कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ऑलराइट, तो अब हमें ग्राफ्स भी इन तीनों के बीच में ही बनाने हैं. विल हैव टू मेक द ग्राफ इन बिटवीन दीज थ्री. ऑलराइट, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि ग्राफ कौन कौन से बन सकते हैं. देखो, इनमें से आप कोई भी एक क्वांटिटी छोड़ दो और बाकी दोनों के बीच में ग्राफ बना लो. ऑलराइट, कोई भी एक क्वांटिटी छोड़ के बाकी दोनों के बीच में ग्राफ बना लो. ऑलराइट, किस तरीके से? लेट अस से मास इज कांस्टेंट, कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है? कांस्टेंट. जिसका मास क्या है? कांस्टेंट. यानी कि ये जो फॉर्मूला है हमारा F इक्वल्स टू एम में, इसमें हम मास को रख सकते हैं कांस्टेंट. मास इज कांस्टेंट के, मास को हमने कांस्टेंट मान लिया, यहां पे लिख लेते हैं मास इज अ कांस्टेंट के. तो मास की जगह पे हमने एक कांस्टेंट डाल लिया के. अब हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? देखो, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है के. हमने रिवर्स फिजिक्स लगाई, हमने कहा हम इसको कांस्टेंट के मान लेते हैं, हमने के लिख लिया और इसकी जगह पे मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं. अदरवाइज हर केस में क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम इक्वल टू लिखते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आ जाता है के. यहां पर के क्या है? एम. ऑलराइट, लेकिन अब हमने रिवर्स फिजिक्स इस्तेमाल की, हमने मास को पहले ही कांस्टेंट के मान लिया और उसकी जगह पे हमने क्या डाल लिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यानी कि अब हम ग्राफ बना सकते हैं बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन. अब हम ग्राफ बना सकते हैं बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन कीपिंग मास एज कांस्टेंट. मास को कांस्टेंट रख के हम अब फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ बना सकते हैं. इसी तरीके से हम मास और एक्सेलरेशन के बीच में बनाएंगे कीपिंग फोर्स कांस्टेंट. इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में भी बनाएंगे मास कांस्टेंट रख के, दैट इज दिस केस. और एक बारी हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट रख के बिटवीन फोर्स और मास के बीच में ग्राफ बनाएंगे. मींस टू से यहां से हमें तीन ग्राफ्स मिलेंगे, एफ एंड एम, एफ एंड ए, एम एंड ए. ये ग्राफ्स हमें मिलेंगे, एफ एंड ए, एफ एंड एम, ए एंड एम. ऑलराइट, तो ये हमें तीन ग्राफ्स यहां से मिलेंगे और अब हम देखने जा रहे हैं दैट अब हम वो ग्राफ्स किस तरीके से ड्रॉ करेंगे. ऑलराइट, सो लेट अस नाउ जस्ट कंटिन्यू विद दिस. अब हम यही वाले केस से स्टार्ट कर रहे हैं. ऑलराइट, द केस इज कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. लेट मास इज कांस्टेंट. तो मास हमारे पास कांस्टेंट आ गया, मींस हम मास को के बराबर लिख सकते हैं, लिख दिया. F इक्वल्स टू के ए.
F आ गया के ए के बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। नाउ वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। अच्छा जी, अब ग्राफ को प्लॉट करने से पहले आपको कुछ ग्राफ के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें भी पता होनी चाहिए। ये एक्स एक्सिस जो है, दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट एक्सिस, इंडिपेंडेंट एक्सिस, एंड दिस एक्सिस वाई एक्सिस इज नोन एज डिपेंडेंट एक्सिस। इस एक्सिस को हमने नाम दिया है डिपेंडेंट एक्सिस। अब एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट है, वाई एक्सिस हमारे पास डिपेंडेंट एक्सिस है, तो अब हमने ग्राफ इन दो क्वांटिटीज के बीच में बनाना है। तो पहले हमें यह डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है और कौन सी क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रही। तो जो तो इंडिपेंडेंट है वो कहां आ जाएगी, एक्स एक्सिस पे, जो डिपेंडेंट है वो कहां आ जाएगी, वाई एक्सिस पे। अब आप सोचो, फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आएगी कि एक्सेलरेशन होगी तो फोर्स आएगी। अगर मैं किसी चीज को धीरे से पुश करूं उसकी वेलोसिटी में कम चेंज आएगा, बहुत तेजी से पुश कर दूं तो बहुत ज्यादा चेंज आएगा। चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। क्यों आई, क्योंकि हमने क्या लगाया, फोर्स। मैंने उसको पुश किया, फोर्स लगाया, यानी कि एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन फोर्स। जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। ऑलराइट, तो यानी कि इन दो केसेस में हमारे पास जो फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है दैट इज डिपेंडेंट। सो एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन फोर्स अप्लाइड। ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन, कम फोर्स कम एक्सेलरेशन। अच्छा, अब देखो ग्राफ भी हमारा कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ग्राफ किस तरीके का है, दिस ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो याद रखो हमेशा ग्राफ किस तरह का बनेगा, देन द ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन inclined to x axis, inclined to x axis। अब देखो भाई, स्ट्रेट लाइन तो बहुत सारे ग्राफ्स बन सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, दीज बोथ आर स्ट्रेट लाइंस। लेकिन हमने स्ट्रेट लाइन बनानी है विच इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइन है, जो कि एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई है। ऑलराइट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा किस तरीके का होगा, स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। चलिए बना देंगे हम। So this is the graph. This is the straight line inclined towards x-axis. Straight line inclined towards x-axis. कौन सा ग्राफ बन गया, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। यानी ये ग्राफ भी हमें क्या बता रहा है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हमें क्या बता रहा है, जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ही एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे फोर्स को इंक्रीज वैसे वैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज। अब देखो यहां पर सपोज करो फोर्स क्या है, 0। यहां पर मैंने फोर्स लगा दी 10 न्यूटन। इस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगा दी 10 न्यूटन। तो जब 0 था, और दो केस चूज करते हैं, ये आ गया हमारे पास 5 न्यूटन। यहां पर 5 न्यूटन इस पॉइंट पर हमारा 10 न्यूटन। तो 5 न्यूटन पर उसकी एक्सेलरेशन सपोज 2 थी, 10 न्यूटन पर उसकी एक्सेलरेशन लेटर से कुछ बढ़ गई। लेटर से हम इसको ले लेते हैं x, लेट मी रेज दिस, इसको हमने ले लिया x, और कुछ भी ले लो, 2 ले लो, इसको हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से हमने इसको कंसीडर कर लिया। 5 न्यूटन पर उसकी एक्सेलरेशन कम, 10 न्यूटन पर उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा। दोबारा देखो, 5 न्यूटन पर उसकी एक्सेलरेशन कम, 10 न्यूटन पर उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा। इट मींस विद इंक्रीज इन फोर्स एक्सेलरेशन बढ़ गई, विद इंक्रीज इन फोर्स एक्सेलरेशन बढ़ गई। वही तो हम ग्राफ में से समझना चाह रहे हैं, दैट विद इंक्रीज इन फोर्स एक्सेलरेशन आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ाएंगे। यानी ये जो हमने ग्राफ बनाया है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वो वही बता रहा है जो हम समझ रहे थे। ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। क्या ये ग्राफ में से प्रूफ हो पा रहा है? बिल्कुल। जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ रही। इधर 5 तो इधर 2, इधर 10 तो उधर 10। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ
फोर्स एंड एक्सेलरेशन कीपिंग मास कांस्टेंट। इनमें से कोई ना कोई एक क्वांटिटी को तो हमें कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ हो गया। सो नीड नॉट टू राइट डाउन दीज वैल्यूज, जस्ट हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ऑलराइट, दिस इज आवर ग्राफ। चलिए, अब एक्सप्रेशन हमारा वही है F इक्वल्स टू ma। अब हम किसी और चीज को कांस्टेंट रखते हैं। पहले हमने मास को रखा, अब रख लेते हैं लेट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। लेट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो इट मींस a इक्वल्स टू k। तो इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू mk वेयर k इज कांस्टेंट। इसको फिर हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। F is directly proportional to mass। वही चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, कांस्टेंट आ गया k। कौन सा कांस्टेंट हमने माना, एक्सेलरेशन। चलिए, अब हमें फिर से एक ग्राफ बनाना है। अगेन हमें डिसाइड करना है कि x एक्सिस पे कौन, y एक्सिस पे कौन। x एक्सिस पे वो चीज जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, y एक्सिस पे वो चीज जो दूसरे पे डिपेंड कर रही। अब इन दोनों में से हमें सोचने की जरूरत ही नहीं। मास इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। दिस इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये तो उसके पास पहले से ही है, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी। तो बिना सोचे समझे आपको मास को किस एक्सिस पे ले लेना है, एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर आ गई हमारे पास फोर्स। ऑलराइट, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मटेरियल या बॉडी के अंदर पहले से ही मौजूद, किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही। ऑलराइट, तो मास को हमेशा हमने इंडिपेंडेंट एक्सिस पे लेना है और इसको डिपेंडेंट एक्सिस। ऑलराइट, वैसे भी सोचो, अगर मेरे पास कम मास वाली बॉडी है तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा मास वाली है तो ज्यादा फोर्स। मींस मास इज इंडिपेंडेंट एंड जो हमने फोर्स लगानी है वो मास पर डिपेंड कर रहे हैं। ऑलराइट, फिर से देखो इनके बीच में कैसा रिलेशन है। अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा रिलेशन है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस अगेन इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन which is inclined towards x axis। चलिए बना लेते हैं। This is a straight line inclined towards x axis। straight line inclined towards x axis। Alright, तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है about the relationship between force and mass। हमने अभी माना अगर मास ज्यादा होगा तो हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। देखें ग्राफ से पता लग रहा। देखो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, सपोज मैं इस पॉइंट पर देखूं तो इस पॉइंट पे फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आएगा, और मैंने मास और बढ़ाया। मास के इंक्रीज करने पर फोर्स क्या बढ़ी और या कम हुई। पहले फोर्स ये थी, अब फोर्स ये, मींस फोर्स भी बढ़ गई। मास बढ़ने से फोर्स भी बढ़ गई। इट मींस हमने जो ये ग्राफ बनाया है इस स्टेटमेंट को यूज करके, ये ग्राफ बिल्कुल सही है। कांस्टेंट क्या है इसमें, एक्सेलरेशन। व्हाट थिंग इज कांस्टेंट हियर, कांस्टेंट इज व्हाट, एक्सेलरेशन। चलिए, ये हमारा हो गया सेकंड ग्राफ। दिस इज सेकंड ग्राफ। अब हम मूव करते हैं अबाउट द थर्ड ग्राफ। देखो भाई, एक्सप्रेशन वैसा का वैसा ही लिखा पड़ा, हमने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ कांस्टेंट बदलते जा रहे हैं। देखिए हमने मास को कांस्टेंट रख लिया, एक्सेलरेशन। अब हम रखेंगे फोर्स कांस्टेंट। लेट अस से फोर्स इज कांस्टेंट। फोर्स हमारे पास कांस्टेंट। लेट अस से F इज कांस्टेंट, तो हम ये बना लेंगे एज F इक्वल्स टू K। चलिए, सो K इक्वल्स टू ma। K इक्वल्स टू ma। अब क्या करेंगे, देखो भाई ध्यान से, A इक्वल्स टू K बाय M। A इक्वल्स टू K बाय M लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय M लिख सकते हैं। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय M ऐसा बोल सकते हैं, या कह सकते हैं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। अगर डायरेक्टली बोलोगे तो बोलना 1 बाय M, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय M। अगर इनवर्सली बोलोगे तो अकेला M, क्योंकि ये इनवर्सली है ऊपर नीचे, एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर। ऑलराइट, अब ये कैसे आया, वही चीज, ये कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे हमारे पास ये कांस्टेंट आ जाएगा K, और नीचे M पड़ा ही है, तो हमने K को इस इक्वल टू में डाला, प्रोपोर्शनलिटी का साइन बन गया, 1 बाय M हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। यहां पर रिलेशनशिप अब उल्टा आ गया, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M।
और जब भी रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हो, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो जो ग्राफ है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। द ग्राफ विल नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ना स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ना इंक्लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, नहीं। इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास हाइपरबोलिक ग्राफ, या फिर हम उसको बोल देते हैं एज हाइपरबोला। ऑलराइट, तो इस तरीके का ग्राफ हमें क्या बनाएगा, हाइपरबोला। अब किस तरीके से दिखता है वो हम अभी दिखाते हैं। सो अगेन ये हमने बना ली भाई एक्स एक्सिस जो कि इंडिपेंडेंट है, वाई एक्सिस जो किसी पे डिपेंड करेगी। अब रिलेशन किस किस के बीच में है, एक्सेलरेशन और मास के बीच में। तो यानी कि मास तो हमेशा ही इस वाली एक्सिस पर आएगा क्योंकि मास होता ही इंडिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन हमारी इस एक्सिस पर आ गई, यहां पर हमने बनाई एक्सेलरेशन। अब देखो भाई रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्सली का मतलब वो ऑपोजिट बिहेवियर शो करेंगे। जैसे जैसे मास बढ़ेगा एक्सेलरेशन कम होगी। अब इस चीज को ध्यान से समझो, हमने फोर्स क्या रखी है, कांस्टेंट फोर्स। हमने सपोज 10 न्यूटन की ही लगानी है, फोर्स इज कांस्टेंट। एक बॉडी का मास 10 केजी का है और दूसरी बॉडी का मास 20 केजी का है, फोर्स हमने उतनी ही लगानी है विच इज कांस्टेंट। तो बताओ किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, ऑब्वियसली जिसका मास कम होगा। तो जितना मास कम उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा, जितना मास ज्यादा उतनी एक्सेलरेशन कम, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स उतनी ही लगानी है। मास बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स उतनी ही है। ये हमने कंडीशन मान के चले हैं। इट मींस जैसे जैसे मास बढ़ेगा एक्सेलरेशन कम होगा। अब देखो इसका ये ग्राफ भी तो पॉसिबल है, जैसे जैसे मास बढ़ रहा एक्सेलरेशन कम हो रही, जैसे मास बढ़ रहा है एक्सेलरेशन कम हो रही। लेकिन ये आपको याद रखना है कि इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, हाइपरबोला। अब हाइपरबोला दिखता कैसा है वो हम बना लें। दिस इज हाइपरबोला, दिस इज अ हाइपरबोलिक ग्राफ, दिस इज अ हाइपरबोलिक ग्राफ। यानी कि अभी भी देखो मास बढ़ने से एक्सेलरेशन तो कम ही हो रही। अब देखो इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट पे मास ये रहा, एक्सेलरेशन ये रही a1, दिस इज m1। अब मास हमने यहां पर देखा सपोज m2, तो एक्सेलरेशन इसकी क्या आ गई, a2। यानी कि मास m2 बड़ा है लेकिन एक्सेलरेशन a2 छोटी है। इट मींस ये ग्राफ हमारा सही है एंड दिस इज द करेक्ट ग्राफ, कि जब मास बढ़ रहा है तब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होगा। लेकिन इस ग्राफ का नाम क्या है, दिस ग्राफ इज हाइपरबोला, दिस ग्राफ इज हाइपरबोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने 9th 10th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं तो ऐसी टर्म्स आपको अभी पता होनी चाहिए इसी क्लास में, इसीलिए मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे दिया अबाउट दी हाइपरबोला। अब ये बनता कैसा है या क्यों हम इसको हाइपरबोला कह रहे हैं, व्हाट इज एक्स एसिम्टोट, वाई एसिम्टोट, वो चीजें आपको मैथ्स में ज्यादा क्लियर होंगी। सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट डिटेल। बस आपको याद रखना है कि जब भी हमें इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ बनाना है तो वो इसी तरीके का बनेगा एज हाइपरबोला। ऑलराइट, तो ये हमारे पास 3 ग्राफ हो गए। ये तीसरा था, 2 हमने पहले बना लिया, वो तो स्ट्रेट लाइन थे, इजीली समझ आ जाएंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इसमें क्या हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। हमने फोर्स कांस्टेंट रखी तो मास बढ़ाने से एक्सेलरेशन कम, सारी चीजें उसी तरीके से होंगी अगर आप अपना दिमाग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड रखोगे तो। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ गए अबाउट दी ग्राफ्स, ये हमारे पास आ गए ग्राफ्स। अच्छा, चलिए अब जो दूसरी चीज हमें करनी थी वो है टू प्रूव और टू ऑब्टेन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट तक पहुंचना है।
यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ को यूज करके। अब जो हमारे पास सेकंड लॉ था उसका सेकंड लॉ का जो रिजल्ट है वो क्या है, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यही तो सेकंड लॉ का रिजल्ट है। ऑलराइट, अब ध्यान से सोचो। फर्स्ट लॉ कहता है कि अ बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मींस उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, वो ना तो अपनी स्पीड बदलता है, अगर वो जा रहा है मोशन में तो उतनी स्पीड से ही जा रहा है, वो अपनी स्पीड नहीं चेंज कर रहा, और अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रह रहा। ऑलराइट, यानी वो कह रहा जितनी देर तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही मींस फोर्स इज जीरो। एक्सटर्नल फोर्स क्या है भाई, जीरो। यहां पुट कर दो, जीरो इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जीरो इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो ये जीरो क्यों बना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो क्यों बना होगा। देखो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हर एक बॉडी का कोई ना कोई मास होगा। इवन इलेक्ट्रॉन इज हैविंग अ मास। किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना मास है, तो किसी भी बॉडी का पहले तो समझो मास जीरो नहीं हो सकता। सो मास ऑफ द बॉडी कैन नेवर बी जीरो। अच्छा, तो मतलब ये जीरो हुई होगी तभी इसके साथ मल्टीप्लाई होके वो चीज जीरो। हाँ, एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है। एक्सेलरेशन कैन बी जीरो। अच्छा, एक्सेलरेशन कैन बी जीरो। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी सपोज पहले अगर वो u से मूव कर रही, अब वो v पे मूव करने लगी इन टाइम t, तो हम रिलेशन क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u बाय t, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ऑलराइट, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, यानी कि v माइनस u क्या आ गया, t उधर जाके भी जीरो, यानी कि v किसके बराबर आ गया, u के। v किसके बराबर आ गया, u के। मतलब जितनी फाइनल वेलोसिटी थी उतनी ही इनिशियल वेलोसिटी थी। इट मींस दैट बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। यही तो न्यूटन का लॉ है कि अगर बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी जीरो है, वो मूव ही नहीं कर रही। दूसरा केस था कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये प्रूव करके दिखाओ फ्रॉम सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ हमने ऑब्टेन किया। फर्स्ट लॉ का कहता है अ बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ मोशन इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मोशन में रहेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन जितनी देर तक हम बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो हमने F जीरो रखा, हमने कहा मास जीरो नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन जीरो। हमने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ड्रॉ किया और हमने क्या डराइव किया उसमें से कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम। इट मींस दैट वो जो बॉडी मूव कर रही इन अ स्ट्रेट लाइन वो हमेशा कैसी कर रही, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो हमेशा किस तरीके से मूव करती है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑलराइट, सो हियर इट इज v इक्वल्स टू u। ऑलराइट, तो हमने फर्स्ट लॉ को ऑब्टेन किया यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऑलराइट, तो ये था हमें हमारे पास हाउ टू ऑब्टेन फर्स्ट लॉ कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी जितनी देर तक एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई नहीं की। लेकिन हमने शुरू कहां से किया, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, अब हम अपनी वीडियो के तीसरे चरण पर आ रहे हैं, अबाउट द न्यूमेरिकल्स। छोटे से क्यूट से न्यूमेरिकल्स करेंगे शुरू में हम, और फिर हम एक अच्छा सा भारी भरकम सा एक न्यूमेरिकल करेंगे। भाई इस चैप्टर में आप जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल को दोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बिकॉज इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ही इस चैप्टर की जान है।
आपको इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन भले ही पेपर में ना आए, न्यूमेरिकल तो आएंगे ही आएंगे, और वो भी कंपल्सरी सेक्शन। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनके न्यूमेरिकल्स।